तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 8 मार्च 2022 मंगलवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। आज के मुख्य समाचार में विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल जारी कर दिए गए हैं, जिससे ये काफी हद तक अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। अभी थोड़ी देर में आपको एग्जिट पोल के बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम महंगा होने को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक कच्चा तेल यानी कि जिनसे पेट्रोल डीजल को बनाया जाता है, उनके दाम 2008 के बाद सबसे हाई लेवल पर पहुंच गए हैं। जानकारी के मुताबिक इसकी वजह से भारत समेत दुनिया के कई देशों में भयंकर महंगाई का खतरा बढ़ गया है। साथ ही आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर कई ताज़ा अपडेट हैं। उन्हीं में से एक अपडेट के मुताबिक अभी हाल ही में पीएम मोदी ने दोनों देश यानी कि यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपति से बात की है। साथ ही रूस ने कहा है कि अगर यूक्रेन हमारी एक शर्त मान लेता है तो जंग एकदम से ही रोक दी जाएगी। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। साथ ही आज के मुख्य समाचार में पीएम मोदी की तरफ से एक बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जन औषधि के मौके पर पीएम मोदी ने पूरे देश को एक बड़ा तोहफा दिया है। साथ ही आज की बड़ी खबरों में देश के कई जगहों पे इंटरनेट की सेवाएं बंद होने को लेकर बड़ी खबर है। बैन होने का कारण बताया गया है गैर कानूनी गतिविधियां। अभी आपको इन सभी खबरों के बारे में बताएंगे विस्तार से। साथ ही आज के मुख्य समाचार में है कोरोना वायरस का ताज़ा अपडेट। इसके अलावा भी आज के मुख्य समाचार में कई और बड़ी खबरें हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर में बन सकती है बीजेपी की सरकार। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस तो पंजाब में आम आदमी पार्टी के जीतने के हैं अनुमान। कई एजेंसियों की तरफ से जारी किया गया है बिल्कुल ताज़ा एग्जिट पोल। जी हां, जैसा कि आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि अभी हाल ही में देश के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा के चुनाव हुए। आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि इन 5 राज्यों के चुनाव का रिजल्ट परसों 10 मार्च 2022 को आएगा। हालांकि चुनाव के रिजल्ट से 2 दिन पहले कई एजेंसियों की तरफ से एग्जिट पोल जारी किए गए हैं। एग्जिट पोल के जरिए ये अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है कि कौन सी पार्टी की जीत होने वाली है। जैसे ही लोग वोट डालकर मतदान केंद्र से बाहर निकलते हैं तो उनसे कई एजेंसियां सवाल पूछती है कि उन्होंने आखिर किस पार्टी को वोट दिया है। इसी तरह से ये सवाल कई लोगों से पूछा जाता है और इसी तरह तैयार होता है एग्जिट पोल। तो एग्जिट पोल को लेकर सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं। यहाँ सरकार बनाने के लिए 202 सीटों पर जीत की जरूरत है। एबीपी सी वोटर के मुताबिक भाजपा उत्तर प्रदेश में 228 से लेकर 244 सीटें जीत सकती है, यानी कि सरकार आसानी से बन जाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी 132 से 148 सीटें जीत सकती है। बहुजन समाज पार्टी 13 से 21 सीटों पे जीत दर्ज कर सकती है। वहीं कांग्रेस को केवल 4 से 8 सीटें मिलने की उम्मीद है। इसी तरह से बात करेंगे अगर उत्तराखंड की, तो आपको बता दें उत्तराखंड में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं और यहाँ पे सरकार बनाने के लिए 36 सीटों पे जीत की जरूरत है। एबीपी सी वोटर के मुताबिक भाजपा को उत्तर प्रदेश में 26 से 32 सीटों पे जीत मिल सकती है। वहीं कांग्रेस को यहाँ पे 32 से 38 सीटों पे जीत मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी को लेकर बताया गया है कि शायद इनका खाता भी खुले। वहीं आम आदमी पार्टी के बारे में बताया गया है कि इन्हें 0 से 2 के बीच में सीट मिल सकती है। वैसे देखा जाए तो आंकड़ों के मुताबिक यहाँ पे कांग्रेस पार्टी आगे है, लेकिन फिर भी यहाँ भाजपा पार्टी कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे रही है, यानी कि उत्तराखंड में भाजपा या कांग्रेस की सरकार भी बन सकती है। इसी तरह से बात करेंगे अगर पंजाब की, तो पंजाब में विधानसभा की कुल 117 सीटें हैं। यहाँ पे सरकार बनाने के लिए 59 सीटों पे जीत की जरूरत होगी। एबीपी सी वोटर के मुताबिक कांग्रेस को पंजाब में 22 से 28 सीटों पे जीत मिल सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी को 51 से 61 सीटों पे जीत मिल सकती है। वहीं अकाली और उसकी सहयोगी पार्टियों को 20 से 26 सीटों पे जीत मिल सकती है। वहीं भाजपा और उनकी सहयोगी पार्टियों को 7 से 13 सीटों पे जीत मिल सकती है। आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो मामला बिल्कुल साफ है, यानी कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। इसी तरह से बात करेंगे अगर गोवा की, तो गोवा में विधानसभा की कुल 40 सीटें हैं। यहाँ पे सरकार बनाने के लिए 21 सीटों पे जीत की जरूरत होगी। एबीपी सी वोटर के मुताबिक भाजपा को गोवा में 13 से 17 सीटों पे जीत मिल सकती है। वहीं कांग्रेस को 12 से 16 सीटों पे जीत मिल सकती है। वहीं 5 से 9 सीटों पे जीत हो सकती है एमजीबी प्लस की, यानी कि ये वहाँ की एक पार्टी है।
आंकड़ों के मुताबिक देखा जाए तो गोवा के बारे में अभी कुछ साफ नहीं कहा जा सकता, यानी कि एग्जिट पोल के मुताबिक ना तो भाजपा के पास सरकार बनाने लायक सीटें हो पा रही हैं और न ही कांग्रेस के पास। हाँ, लेकिन जो एमजीपी प्लस पार्टी है, अगर वो किसी एक पार्टी का साथ दे देती है तो उसकी सरकार बनना काफी आसान हो जाएगा। इसी तरह से बात करेंगे अगर मणिपुर की, तो आपको बता दें मणिपुर में विधानसभा की 60 सीटें हैं। यहाँ पे सरकार बनाने के लिए 31 सीटों पे जीत की जरूरत है। एबीपी वोटर के मुताबिक भाजपा को मणिपुर में 23 से 27 सीटों पे जीत मिल सकती है, वहीं कांग्रेस को यहाँ पे 12 से 16 सीटों पे जीत मिल सकती है। वहीं मणिपुर की एक पार्टी है एनपीएफ के नाम से, तो इसको भी 3 से 7 सीटों पे जीत मिल सकती है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक ये कहा जा सकता है कि मणिपुर में भी भाजपा सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। तो पांचों राज्यों का एग्जिट पोल के हिसाब से नतीजा कुछ यूं है कि उत्तर प्रदेश में, गोवा में और मणिपुर में भाजपा की सरकार आसानी से बन सकती है। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस भाजपा को कड़ी टक्कर दे रही है। इसके अलावा रहा पंजाब, तो पंजाब में खुला अनुमान मिल रहा है कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। हालांकि आपको बता दें कई बार एग्जिट पोल के आंकड़े काफी गलत भी साबित होते हैं। जाहिर सी बात ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर्वे कुछ लोगों पे किया जाता है, लेकिन वोट डालने वालों की संख्या लाखों करोड़ों में होती है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जिस तरह से एग्जिट पोल में रिजल्ट दिखाया गया है, आपकी पर्सनल राय के हिसाब से क्या ऐसा ही रिजल्ट सच में पांचों राज्यों के चुनाव का आएगा? इस पर आपका क्या मानना है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से भी काफी कुछ पता चलता है, क्योंकि आपका किया गया कमेंट हजारों लाखों लोगों तक पहुँच सकता है। कच्चे तेल के दाम में 2008 के बाद सबसे बड़ा उछाल, $139 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है कीमत। जी हाँ, रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का बुरा असर दिखने लगा है। इसके चलते वैश्विक शेयर बाजारों में जोरदार गिरावट का दौर जारी है। तो दूसरी ओर कच्चे तेल का दाम, यानी कि जिनसे पेट्रोल डीजल वगैरह बनाया जाता है, उसका दाम आसमान पे पहुंच गया है। अभी हाल ही में बीते सोमवार को कच्चे तेल के भाव में 2008 के बाद सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक अब इसकी कीमत $139 प्रति बैरल हो गई है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, एक बैरल में 159 लीटर तेल आता है। परेशानी की बात यह है कि जब इसका दाम $110 प्रति बैरल था, उस समय यह अनुमान लगाया गया था कि अपने देश में पेट्रोल डीजल के भाव में 25 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। पर अब तो एक बैरल का भाव बढ़कर 110 से $139 पे पहुंच गया है। इसी की वजह से फिलहाल ये अनुमान लगाना भी मुश्किल है कि भारत समेत दुनिया के देशों में पेट्रोल डीजल के दामों में कितनी बढ़ोतरी होगी। जाहिर सी बात है, अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जाएंगे तो दूसरी कई चीजों के दाम ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएंगे। वैसे आपको बता दें, ये परेशानी यहीं पे खत्म होने वाली नहीं है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो कच्चे तेल का भाव $185 प्रति बैरल के पार निकल सकता है। तो आप सोच सकते हैं, जिस समय इसका दाम $110 प्रति बैरल था, उस समय यह अनुमान लगाया गया था कि अपने देश में 25 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है पेट्रोल डीजल पर। अब लेकिन जंग की वजह से अगर इसका दाम $185 के भी पार कर जाएगा तो आप सोच सकते हैं क्या हालात होंगे। जाहिर सी बात है, इसकी वजह से केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया के अक्सर देशों में महंगाई का खतरा बढ़ गया है। जंग के बीच पीएम मोदी ने की एक नई कोशिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति से 35 मिनट और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से 50 मिनट तक की है बात। पीएम मोदी ने फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने पे दिया है जोर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करीब 50 मिनट तक बात की। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा इस बात पे जोर दिया कि वॉर जोन से भारतीयों को सुरक्षित तरीके से निकालने दिया जाए। साथ ही पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रही वार्ता की भी सराहना की। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करने से पहले पीएम मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से करीब 35 मिनट तक बात की थी। दोनों नेताओं ने यूक्रेन के मौजूदा हालात पर चर्चा की। पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच लगातार बातचीत की कोशिशों की भी सराहना की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित रूप से निकालने में यूक्रेनी सरकार की मदद के लिए जेलेंस्की का धन्यवाद भी किया। आसान सी भाषा में कहें तो पीएम मोदी ने दोनों ही देशों के राष्ट्रपति से बात की और दोनों ही देशों ने हमारे देश के हित में जो अच्छे काम किए हैं उसकी सराहना की। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि ये बात हम अपने पिछले मुख्य समाचार में कई बार बता चुके हैं कि हमारे भारत ने रूस और यूक्रेन की जंग के बीच अलग रहने का फैसला किया है। आसान सी भाषा में कहें तो भारत ना तो अमेरिका की साइड गया है और ना ही रूस की साइड गया है। जाहिर बात है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि रूस और अमेरिका दोनों ही भारत के दोस्त हैं। इसी की वजह से किसी एक का साथ देना काफी मुश्किल है। वैसे आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है, अब इसका असर इंसानों के अलावा पक्षियों पर भी पड़ने वाला है। इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी देखें अगली खबर में।
रूस यूक्रेन युद्ध से प्रवासी पक्षियों की जान पर बनी। बमबारी से फैला प्रदूषण मुश्किल करेगा वतन वापसी की राह। लाखों मेहमान पक्षियों के भटकने और मरने का है खतरा। जी हाँ, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का असर वहाँ के निवासियों और तमाम देशों से पढ़ने आए मेडिकल छात्रों के अलावा अब प्रवासी पक्षियों पर भी पड़ा है। भारत के मौसम में परिवर्तन के कारण लाखों प्रवासी पक्षी घर वापसी कर रहे हैं, मगर यूरोप की तरफ चल रहे युद्ध के कारण वायु प्रदूषण और रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है। इसके चलते उनके रास्ता भटकने और आपस में लड़ने का खतरा बढ़ गया है। पक्षी वैज्ञानिकों का दावा है कि रेडिएशन पक्षियों की आंखों में पाई जाने वाली उस प्रोटीन को खराब कर सकता है जो नेविगेशन का काम करते हैं। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, दुनिया भर से हर साल 10,000 प्रजातियों के पक्षी दुनिया भर में अपनी मनपसंद के स्थानों पे प्रवास करते हैं। आसान सी भाषा में कहें तो किसी जगह का मौसम अगर बहुत ज्यादा ठंडा होने लगता है, यानी कि बर्फ वगैरह पड़ने लगती है, तो बहुत सारे पक्षी कई 100 किलोमीटर उड़कर दूसरे देश में पहुंच जाते हैं और जब मौसम सही हो जाता है तो फिर से वापसी करते हैं। अपने भारत देश में अक्टूबर के महीने से ही कई सारे पक्षियों का आना शुरू हो जाता है और अभी मार्च के महीने के आसपास में उनके जाने का समय हो जाता है। फिलहाल परेशानी की बात यह है कि जंग की वजह से बहुत सारा प्रदूषण हो गया है और साथ ही में रेडिएशन फैल गया है, जो कि सैकड़ों में तादाद पक्षियों को उनके रास्ते से भटका सकता है, जिसकी वजह से उनकी जान जा सकती है। रूस ने यूक्रेन से कहा कि अगर शर्तें माने तो युद्ध रोकने को तैयार हैं। जी हां, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रेस सेक्रेटरी दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि अगर यूक्रेन रूस की शर्तें मानने को तैयार है तो वो रूस सैन्य अभियान को तुरंत रोक देगा, यानी कि जंग फौरन रुक जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि यूक्रेन को इस बारे में बता दिया गया है, यानी रूस की जो भी शर्तें हैं उसने यूक्रेन को बता दिया है। साथ ही पेस्कोव ने कहा है कि यूक्रेन को अपने संविधान में संशोधन करना चाहिए जो उसे किसी भी संगठन से जुड़ने से रोके। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इस जंग का पूरा मामला नाटो संगठन से जुड़ा हुआ है, जो कि एक अमेरिकी संगठन है। नाटो संगठन में अभी 30 देश शामिल हैं। इस संगठन का आसान सा मतलब यह है कि 30 देशों में से अगर किसी भी देश पे कोई दूसरा देश हमला करता है तो ये 30 देश मिलकर उसका जवाब देंगे। यूक्रेन इसी संगठन में शामिल होना चाहता है, हालांकि रूस ऐसा नहीं चाहता। इसके अलावा जंग से जुड़े एक और ताजा अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि अमेरिका जल्दी रूस पे और भी प्रतिबंध लगा सकता है। आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि रूस ने जैसे ही यूक्रेन पे हमला किया तो अमेरिका और उसके सहयोगी देश यूक्रेन के सपोर्ट में हैं। इसी की वजह से अमेरिका और बड़ी बड़ी कंपनियों की तरफ से रूस पे रोक लगा दी गई है। लगभग 30 से ज्यादा देश तो ऐसे हैं जिन्होंने रूस के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, यानी कि ना तो रूस के विमान वहां जाएंगे और ना ही वहां से रूस में कोई विमान आएगा। इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, BMW, मर्सिडीज वगैरह ने अपने काम को वहां पे बंद कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। जाहिर सी बात है, इसकी वजह से रूस का जो रुपया है वो काफी ज्यादा कमजोर होता जा रहा है, यानी कि रूबल। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के काम बंद करने की वजह से और हमला करने में जो गोला बारूद खर्च हो रहा है उसकी वजह से रूस का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। हालांकि इसी के बीच ये खबर आई है कि अमेरिका और ज्यादा प्रतिबंध लगाएगा रूस पर। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी सदन में इससे जुड़ा एक बिल लाया जाएगा। वो जैसे ही पास हो जाएगा वैसे ही ऑयल और एनर्जी प्रोडक्ट के इम्पोर्ट पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि नए प्रतिबंधों का ऐलान अमेरिका कल मंगलवार को कर सकता है। जाहिर सी बात है, इसकी वजह से रूस को और ज्यादा परेशानी होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है वो झुकने को तैयार नहीं है, यानी कि रूस की शर्तों को मानने के मूड में नहीं है। इससे जुड़ी जानकारी देखें अगली खबर में। न माफ करेंगे न भूलेंगे, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का झुकने से इनकार। बोले, मैं कसम खाता हूं कि युद्ध में अत्याचार करने वाले सभी लोगों को सजा दूंगा। जी हां, रूस और यूक्रेन में चल रही जंग का बीते रोज 12वां दिन था और आज 13वें दिन भी हमले जारी हैं। यूक्रेन पे रूसी सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इससे यूक्रेन के कई शहर बर्बाद हो चुके हैं। यूएन ने दावा किया है कि अब तक 15 लाख लोग यूक्रेन छोड़ के जा चुके हैं, यानी कि दूसरे देशों में शरण ले चुके हैं। इसी दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक संबोधन में कहा कि ये हत्या है, जानबूझकर की गई हत्या। साथ ही जेलेंस्की ने कहा कि हम इसे भूलेंगे नहीं और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन्हें माफ नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें सजा दी जाएगी। तो दोस्तों, रूस का शर्त रखना और यूक्रेन का नाम मानना फिलहाल तो यही अनुमान जताता है कि ये जंग आगे भी जारी रहेगी। हैदराबाद में बनेगा देश का सबसे बड़ा माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर। 2025 तक बनकर होगा तैयार। इंटरनेट से जुड़ी कई सुविधाएं होंगी अच्छी। जी हां, माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपने क्लाउड डेटा सेंटर का अनाउंसमेंट किया है। इस सेंटर को हैदराबाद में तैयार किया जाएगा। ये भारतीय रीजन का सबसे बड़ा डेटा सेंटर भी होगा। यहाँ पर क्लाउड सर्विसेज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, गेमिंग, सिक्योरिटी जैसी कई चीजों पे काम किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने जिस इवेंट में इसका ऐलान किया उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और राज्य के यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर भी मौजूद रहे।
जानकारी के मुताबिक ये तो नहीं बताया गया है कि इसमें कितना खर्च आएगा, पर यह बताया गया है कि ये 54 एकड़ के एरिया में बनाया जाएगा। साथ ही अनुमान के मुताबिक ये 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। जाहिर सी बात है, भारत में अगर माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर बन जाएगा तो इससे जो माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज हैं वो काफी बेहतर हो सकेंगी। भारत को लेकर आया है एक बड़ा ही अजीब आंकड़ा। जानकारी के मुताबिक पान की पीक से हर साल 212 बड़े स्विमिंग पूल भर सकते हैं। उत्तर प्रदेश इस मामले में है सबसे आगे। जी हाँ, ये आंकड़ा ऐसी चीज का है जिससे आपको घिन भी आ सकती है। जानकारी के मुताबिक हमारे देश में जो पान खाने वाले हैं, पान खा के जब वो पीक थूकते हैं तो उस थूकने से एक साल में बड़े वाले 200 स्विमिंग पूल भरे जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक पान की पीक के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। भास्कर.com की तरफ से ग्राफिक के जरिए पूरे भारत का एक मानचित्र बनाया गया है। इसको आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग इतना ज्यादा पान खाते हैं, अगर उनकी पीक को जमा किया जाए तो एक साल में 46 से ज्यादा स्विमिंग पूल को भरा जा सकता है। इसी तरह से ये आंकड़ा गुजरात में 20 से ज्यादा स्विमिंग पूल का है। बाकी और राज्यों का हाल आपकी स्क्रीन पर है। ई श्रम कार्ड के जरिए सरकार देने जा रही है 3000 रुपए। अगर आपको भी चाहिए तो तुरंत करना होगा ये काम। जी हाँ, देश में मौजूद जरूरतमंद लोगों के लिए सरकारें कई तरह से काम करती हैं, जिनका उद्देश्य इन लोगों को लाभ पहुंचाना होता है, यानी कि गरीब लोगों की जरूरतों को पूरा करना होता है। राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें दोनों ही कई तरह की योजनाएं चलाती हैं। लोगों की मदद करने के लिए इनमें से कई योजनाएं भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही हैं। दरअसल भारत सरकार ने श्रम मंत्रालय द्वारा आइकॉनिक वीक की शुरुआत की है। इसके तहत एक स्कीम डोनेट ए पेंशन की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में की है। इसमें असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए ई श्रम रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई है। वैसे आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि ई श्रम कार्ड के जरिए सरकार की तरफ से कई तरह की और भी सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कि महीने महीने जरूरत के लिए कुछ पैसे देना या इसके अलावा इंश्योरेंस वगैरह। आसान सी भाषा में कहें तो इसी श्रम कार्ड योजना में अब एक और लाभ को जोड़ा गया है। जानकारी के मुताबिक जिनकी उम्र 18 से 40 साल तक है वो इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। योजना के तहत जो 3000 रुपए दिए जाएंगे असल में वो पेंशन होगी और ये 60 साल के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप ई श्रम कार्ड योजना से जुड़ी वेबसाइट पे जा सकते हैं, या अगर आपके पास में कॉमन सर्विस सेंटर वगैरह है तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। जन औषधि दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने दिया देश को तोहफा। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की 50% सीटों पर सरकारी कॉलेजों जितनी लगेगी फीस। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन औषधि दिवस पे देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों से गरीब और मध्यम वर्गों के लोगों को काफी मदद मिली है। साथ ही इसी दौरान पीएम मोदी ने ऐलान किया कि अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की 50% सीटों पर सरकारी कॉलेजों के बराबर ही फीस लगेगी। इसका फायदा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलेगा। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के इतने दशकों के बाद भी देश में केवल एक ही एम्स था, यानी कि बड़ा अस्पताल। हालांकि अब देश में 22 एम्स हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, ताकि देश में गरीब बच्चों को अच्छी और सस्ती पढ़ाई मिल सके। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में आज से बंद हो जाएंगी इंटरनेट की सेवाएं। गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने का दिया गया है हवाला। जी हां, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं को बंद करने की घोषणा की है। राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी की गई सूचना के अनुसार मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, बीरभूम और दार्जिलिंग के कई ब्लॉक में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड की सेवाएं बंद रहेंगी। आसान सी भाषा में कहें तो इंटरनेट पूरी तरह से ठप हो जाएगा। वैसे तो देश के कई जगहों में कई बार इंटरनेट पे बैन लगाया जाता है, लेकिन जो ब्रॉडबैंड की सेवाएं हैं, यानी कि जो केबल वाला इंटरनेट कनेक्शन है, वो जारी रहता है। लेकिन यहाँ पर उसे भी बंद कर दिया जाएगा। इंटरनेट बंद करने का ये कारण बताया गया है कि अभी 10वीं की परीक्षा होने वाली है और इस परीक्षा के दौरान कोई गैर कानूनी गतिविधियां ना हो, इसी की वजह से ये रोक लगाया गया है। महंगे पेट्रोल से मिलेगा छुटकारा। मारुति सुजुकी डिजायर का सीएनजी वर्जन आएगा जल्द ही। जी हां, सिलेरियो के बाद मारुति सुजुकी जल्दी भारत में एक और सीएनजी मॉडल लॉन्च कर सकती है। जानकारी के मुताबिक फिलहाल जो पेट्रोल वाली डिजायर आती है उसको सीएनजी में लॉन्च किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक कई जगहों पे इसकी बुकिंग भी शुरू हो गई है। साथ ही में आपको बता दें, डिजायर कार को सीएनजी में कई जगहों पे टेस्ट करते हुए भी देखा गया है और फाइनली खबर आ गई है, जिससे ये पता चल गया है कि जल्दी अब मारुति सुजुकी डिजायर का सीएनजी वर्जन भी आ जाएगा। देश में एक बार फिर से मिले 4300 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। वहीं इसी दौरान 65 से ज्यादा लोगों की गई है जान। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 4000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब अपने देश में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या
4,39,67,315 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 5,15,102 लोगों की जान जा चुकी है। जब से अपने देश में कोरोना की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही आपको बता दें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 65 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 9600 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 4,23,98,095 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, उनकी संख्या अब हमारे भारत में 54,118 हो गई है। यानी कि ये कुल एक्टिव केसों की संख्या है। एकोनिटम दुनिया के सबसे खतरनाक फूल और पौधे होते हैं जिन्हें छूते ही जा सकती है इंसान की जान। जी हाँ, खूबसूरत फूल और पौधे लोगों का मन मोह लेते हैं। फूलों की महक लोगों को अपना दीवाना बना लेती है। हालांकि दुनिया में कई ऐसे फूल और पौधे हैं जिनको छूते ही लोगों की जान तक जा सकती है। जानकारी के मुताबिक एकोनिटम नाम का पौधा दुनिया का सबसे खतरनाक पौधा माना जाता है। ये इंसान की हृदय गति को, यानी कि जो दिल की धड़कन की गति है, उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से कई बार लोगों की मौत भी हो सकती है। जानकारी के मुताबिक इस पौधे के जड़ और पत्ते दोनों में जहर होता है, लेकिन पत्ते के मुकाबले जड़ ज्यादा जहरीला होता है। जड़ और पत्ते दोनों में न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है। बताया गया है कि इस पौधे के फूल, पत्ते या जड़ अगर त्वचा के संपर्क में आते हैं तो वहाँ झुनझुनी होने लगती है, यानी कि जहाँ पे ये सटा होता है। ये एकोनिटम पौधा देखने में कैसा लगता है, इसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के नए कैप्टन होंगे फाफ डू प्लेसिस। फ्रेंचाइजी जल्द करेगी नए कप्तान का ऐलान। जी हां, विराट कोहली, रोहित शर्मा की कप्तानी में टेस्ट खेलने के बाद इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में फाफ डू प्लेसिस की कप्तानी में खेलेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अपना नया कप्तान चुन लिया है। आरसीबी के सूत्रों के मुताबिक डू प्लेसिस का कप्तान बनना लगभग तय है। आसान सी भाषा में कहें तो इस साल का जो आईपीएल शुरू होने वाला है, तो इसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के नए कप्तान फाफ डू प्लेसिस होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर निकाली हैं भर्तियां। आइए बताएं ज्यादा जानकारी। जी हां, शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका सामने आया है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर भर्तियां निकाली हैं। ये भर्ती श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज के लिए है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट colrec.du.ac.in पर जाकर नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 मार्च 2022 बताई गई है। 12,000 रुपए में आईफोन 13 जैसे डिजाइन वाले स्मार्टफोन को किया गया है लॉन्च। मिलेगा 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा। जी हाँ, रियलमी ने अपनी सी सीरीज के नए फोन रियलमी C35 को भारत में लॉन्च कर दिया है। इसे पहले थाईलैंड में लॉन्च किया गया था। जानकारी के मुताबिक रियलमी C35 के साथ 3 रियर कैमरे का सेटअप आता है, जिसमें प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का है। जानकारी के मुताबिक इस फोन की सबसे खास बात यह है कि ये देखने में आईफोन 13 की तरह थोड़ा बहुत लगता है। इसकी शुरुआती कीमत 11,999 रुपए है। बाकी वेरिएंट बदलने से दाम में थोड़ा बहुत बदलाव हो जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप रियलमी की साइट पर जा सकते हैं। शेयर बाजार खुलते ही बीते रोज हुआ धड़ाम। सेंसेक्स 1700 अंक से ज्यादा टूटा, वहीं निफ्टी 15,900 के नीचे लुढ़का। जी हां, रूस और यूक्रेन के बीच जारी तेज जंग के चलते कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच सप्ताह के पहले दिन यानी कि बीते सोमवार को शेयर बाजार खुलते ही धड़ाम हो गया, यानी कि एकदम से काफी ज्यादा नीचे गिर गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE का सेंसेक्स 1100 अंक टूट गया। वहीं NSE भी 300 अंक फिसलकर 15,866 पर आ गया है। वहीं BSE में आई गिरावट के बाद अब इसका भाव 52,930 रुपए है। सोना हो गया है 53,000। चांदी के भाव में भी आया है अच्छा उछाल। आइए बताएं ताजा भाव। जी हां, सोने के दाम में एक बार फिर से 1.99% की बढ़ोतरी देखी गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब 10 ग्राम सोने की कीमत 53,605 हो गई है। वहीं बात करेंगे अगर चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 2.37% की बढ़ोतरी देखी गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 70,800 रुपए हो गई है। तो दोस्तों, आज 8 मार्च 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।